मजा आया था आपको धुआं करने में? मुझे वो नहीं पता था जहाँ नबील की डेथ हुई और मैं इतना रोई, ज़बान में बहुत ओवर सेंसिटिव, इतना रोई। बीच में ये भी हुआ कि मैंने इतना ज्यादा वेट गेन किया धुआं के बाद, शादी के बाद। इस पे भी कमेंट करते थे ऐसे खतरनाक, बट नाउ आई एम यूज्ड टू इट। ज्यादा बेहतर हो गया एनवायरनमेंट औरतों के लिए अब, या आपको लगता है तब ज्यादा बेहतर था? मैंने कभी भी कोई चीज ऐसी बुरी एक्सपीरियंस की नहीं। अगर खुद अच्छे हैं तो दूसरा भी आपके साथ अच्छा है। मर्द हैं, हर चीज को ट्राई करते हैं, लेकिन अक्लमंद भी बहुत होते हैं, उन्हें पता होता है कि ये सही है, ये यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता। कुछ नहीं हो सकता। What gives you the courage कि मोहब्बत को एक दफा और चांस दिया जाए? मेरे बच्चे बहुत छोटे थे उस वक्त, मैंने टाइम लिया। मुझे लगा कि अगर मैं ऐसा नहीं करूंगी ना तो मैं अपने बच्चों पे बहुत डिपेंडेंट हो जाऊंगी। माय सेकंड मैरिज इज जस्ट अमेजिंग। आई एम ब्लेस्ड अल्हम्दुलिल्लाह। उतना ही मेरे बच्चों से क्लोज हैं। कैसे मिली थी उनसे? हम एक दूसरे को जानते थे। ही इज अ डायरेक्टर। ही सेड कि इफ आई एम इंटरेस्टेड, एंड इवन देन आई टुक 4 years। मैंने 4 साल लिए ये सोचने के लिए कि यू नो बैक ऑफ माइंड होता है ना कि अच्छा बच्चों के दोस्त क्या कहेंगे। नाउ इट्स बीन लाइक 12 years। आपके हस्बैंड, आप इतनी तारीफ करी थी, आप क्या करती हैं उनके लिए? अगर मोहसिन घर आते हैं तो मैं उनको एक बहुत वार्म वेलकम देती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। उनके खाने का ख्याल रखना, उनका ख्याल रखना, यही चीजें लगती है उनको अच्छी। मोहरा बहुत सी माओं को एक वेकअप कॉल भी दे रहा है। मुझे लगता है कि मोहरा जैसी माएँ अभी बहुत हैं। मेरा अपना वास्ता बहुत सी ऐसी माओं से पड़ता है जो मोहरा जैसी। तेरे बिन मेरा जीवन कुछ नहीं, कुछ नहीं। Hey guys, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ राबिया एंड यू आर वाचिंग मी ऑन खुशा मैगज़ीन। कुछ गेस्ट ऐसे होते हैं जब वो आते हैं तो बड़ी एक्साइटमेंट होती है, क्योंकि आपको ना सिर्फ ये कि पीटीवी एरा के गोल्डन जो साल थे उनके बारे में पता चलता है, उनके एक्सपीरियंस के बारे में पता चलता है, बल्कि वो ड्रामे जो बहुत पॉपुलर थे जैसे धुआं, उसके बारे में भी कुछ आपको बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन और कुछ मज़े की बातें सुनने को मिलती हैं। साथ साथ उनका तजुर्बा, उनके आज के बारे में, आज इंडस्ट्री में जो कुछ हो रहा है उसके बारे में उनके क्या ख्यालात हैं, उनके क्या एक्सपीरियंस हैं और वो कैसे इंडस्ट्री में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो देखने और सुनने को भी मिलता है। मेरे साथ जो आज मेरी मेहमान हैं, आई थिंक धुआं में उनको जिसने देखा वो उनके फ़ैन हो गए और उनको एक बहुत ज़्यादा वहाँ से पज़ीराई मिली और उसके बाद एक जर्नी उनका स्टार्ट हुआ जिसमें उन्होंने थोड़ा सा ब्रेक लिया, लेकिन कुछ अर्से पहले हमने उनको दोबारा टीवी पे देखना शुरू किया और अब तो हम उनको आजकल जैसे मोहरा में देख रहे हैं। उससे पहले स्टार्ट उन्होंने फैमिली 93 से किया था, फिर धुआं, बात है रुसवाई की, और एक और ड्रामा था जिसका नाम मैं भूल गई हूँ इस वक्त। मैं नाम ना भी बोलूँ तो आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा। आज हमारे साथ नाज़लीन नसर हैं स्टूडियो में और हम के जर्नी के बारे में बात करेंगे। ज़िंदगी कैसी गुजर रही है, क्या सीखा, क्या हमें सिखा सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। कौन से ड्रामे का नाम भूली मैं? रेड कार्ड। रेड कार्ड। सारे मैंने याद करके रखे थे, बट इंट्रो में अक्सर होता है कि मैं कुछ, बिकॉज इतनी चीज़ होती है ना, स्ट्रेस होता है कि यार इंट्रो सही हो जाए, कुछ चीज़ भूलो नहीं, अच्छा दे दो, यू नो, तो थोड़ा सा प्रेशर आ जाता है। सही कोई बात नहीं। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू। मोहरा में तो ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस और इतनी ज़्यादा, मतलब मैं वो देखती हूँ ना तो मुझे होता है कि अच्छा ये माँ ऐसा क्यों कर रही है। सो जहाँ बड़ा सेंसेशनल कंटेंट है मोहरा का, वहाँ मुझे लगता है मोहरा बहुत सी माँओं को एक वेकअप कॉल भी दे रहा है, यू नो, और आपको एक चीज़, लड़कियों को बहुत सी बातें सोचने पे मजबूर कर रहा है। मुझे लगता है कि मोहरा जैसी माएँ अभी बहुत हैं। या ट्रू। रिसेंटली आपने बहुत सारे केसेस सुने होंगे, अभी बलूचिस्तान इधर उधर, वो चीज़ें जो चलती आ रही हैं एक ज़माने से, वो हैं अभी भी। शायद हमारे इर्द गिर्द के लोग थोड़ा सा, हम लोग सोसाइटी में, जिस सोसाइटी में रहते हैं वहाँ पे हमारा इतना नहीं इससे वास्ता पड़ता, लेकिन मेरा अपना वास्ता बहुत सी ऐसी माँओं से पड़ता है जो मोहरा जैसी। ओके। आपको कितनी फ्रस्ट्रेशन होती है उस वक्त? क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं हूँ, वो मुझे बात से आपकी पता चल रहा था। शदीद ओपन माइंडेड मदर हूँ, जो कि मतलब जो चीज़ मुझे लगता है कि मेरे बच्चों को अच्छी लग रही है, तो आई एम फाइन विद दैट। इफ दे आर हैप्पी, आई एम हैप्पी। तो अगर आपको कॉन्फ्लिक्ट भी है, आप एग्री नहीं करती, फिर भी यू विल गो अलोंग विद इट? या आई ट्राई टू, बिकॉज मुझे पता है कि वो कहीं ना कहीं से कर लेंगे, जाके छुप के कर लेंगे, कुछ कर लेंगे, तो इट्स बेटर कि मैं उनको थोड़ा अपने एतमाद में लेके, यू नो, कि कोई वो गलत ऐसा स्टेप ना लें, तो अपने एतमाद में लेके बोलते ठीक है। आपने इतनी इंटरेस्टिंग बात बोली है कि बच्चों ने अगर कुछ करना है, स्पेशली मुझे लगता है एक ख़ास एज पे जब जवानी आपको हिट करती है, जिस बात बहुत पैशनेट होते हैं, तो फिर तो एंड यू वांट टू एक्सपेरिमेंट विद थिंग्स, तो फिर जो करना है वो करते ही हैं। तो ये आपने बड़ी, आई लव दिस थिंग दैट यू सेड कि यू वुड रादर बी कि आप उनके आसपास हों
बजाय इसके कि वो अकेले और मुश्किल में उनको नहीं पता हो, हाँ या जी। फिर वो गलत तरीके से कोई चीज़ कर गलत लें, तरीके से। एटलीस्ट कुछ नुकसान संभल ही जाएगा। हाँ। अगर खुदा ना खासा गलत है। वैसे तो आई थिंक बच्चों पे थोड़ा ट्रस्ट भी करना चाहिए, करना चाहिए। हाँ, उनको और बेनिफिट ऑफ आजकल डाउट। तो बहुत करना चाहिए, क्योंकि देखिए बच्चे बाहर निकलेंगे घर से और आप कितना उन पे नजर रख सकते हैं। तो एक जो ट्रस्ट है, मतलब मेरी कोशिश होती है मैं ड्रिलिंग करती रहूँ। किसी का किस्सा सुना दिया, यार ये देखो ये गलत हुआ ना, ऐसे होना चाहिए था, तो वो बैक ऑफ माइंड, क्योंकि देखिए जब मैं भी इस एज से गुजरी हूँ तो मेरी बहुत सी चीज़ें मेरे पेरेंट्स को नहीं अच्छी लगती थी, जो मुझे अब फील होता है कि यार बेचारे सही कह रहे हो, you know, होता है। लेकिन मैंने जो सीखा, मैंने अपने फादर से सीखा। अच्छा। मेरे अब्बू बहुत ही कूल माइंडेड तरीके से चीज़ों को लेके चलना। अगर उन्हें लगे कि सही नहीं की है मैंने कोई चीज़, तो वो मुझे ये नहीं कि डांट देंगे या कुछ मूड ऑफ कर लेंगे या मैं घर में बंद कर दी जाऊंगी, नो। वो उसको बहुत तरीके से सलीके से लेके चलेंगे कि मतलब बंदा खुद शर्मिंदा हो जाएगा, यार नहीं, ही ट्रस्ट मी सो मच, आई शुड बी डूइंग दिस। ये भी बड़ी अच्छी टेक्निक होती है कि ट्रस्ट का प्रेशर डाल दो ताकि बंदा कुछ कर ही नहीं सके, वो उसी में मारा जाए कि नहीं अम्मा अब्बा को क्या जवाब देंगे। ये भी अच्छी चीज़ है। बट आई एम लविंग कि आप इतनी टिप्स हमारे साथ शेयर कर रही हैं, आज मज़े की हमें बातें पता चली हैं। बट अगर हम स्टार्ट करें आपका जर्नी, तो आप लाहौर से बिलोंग करती हैं, कराची से बिलोंग करती हैं, कहाँ से? बिल्कुल कराची से। तो कॉलेज कौन से? कॉमर्स कॉलेज। ओके, कॉमर्स कॉलेज। बीकॉम किया और उसके बाद इस काम में लग गई। सो कॉमर्स कॉलेज तब भी ऐसे ही होता था जैसे बीच में, अब तो आई डोंट नो क्या हालात हैं, कॉमर्स कॉलेज हमारे ज़माने में बहुत ज़बरदस्त होता था। बहुत हमारी बड़े ज़बरदस्त इलेक्शंस होते थे और हम बड़ा एक अच्छा टाइम हमारा कॉलेज का था। और पढ़ाई होती थी? अब तो सेग्रीगेशंस और काफ़ी चीज़ें हो गई हैं, पहले ये सब नहीं। पढ़ाई बिल्कुल स्कूल्स की तरह होती थी हमारी पूरी। वो एक हमारे यूनिफॉर्म्स होते थे, हम प्रॉपर्ली रिसेस होते थे, इस तरह बिल्कुल इट वाज लाइक अ स्कूल। हमें लग रहा था हम स्कूल में आ गए। लेकिन बीच में कॉमर्स कॉलेज की रेपुटेशन और बातें बहुत ख़राब हो गई थी और हर कोई उसके बारे में हो रहा था कि अब ये फटा हुआ वो हुआ, बड़ा अफसोस होता था आई थिंक वो एक टाइम से। बट अब आप बताने के पहले ऐसे बहुत सही होता था। टोटली डिफरेंट। अब तो बिल्कुल कॉमर्स कॉलेज हो नहीं रहा। तो आपने कभी बचपन में सोचा था कि आप एक्टिंग की तरफ जाएंगी? मैं ना हर स्कूल कॉलेज में हर चीज़ में ज़रूर पार्टिसिपेट करती थी। कोई मिलाद हो रहा है, कोई जश्न आज़ादी बन रही है, कुछ ना कुछ हर चीज़ में मेरी पार्टिसिपेशन बड़ी ज़रूरी होती थी। तो मैं ये कभी नहीं सोचा था, क्योंकि मुझे पता था कि पेरेंट्स कभी भी खुश नहीं होंगे, क्योंकि मेरी फैमिली में से कोई भी ऐसा इस प्रोफेशन में है नहीं। तो इस बात का तो कभी भी सोच नहीं आया था। लेकिन हाँ, मैंने जब फर्स्ट टाइम तन्हाइयाँ और अनकही देखी तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा था। वो ड्रामा, आई वॉज इन लाइक मैट्रिक में थी, 9 मैट्रिक। तो मुझे वो इतना पसंद आया था कि मैं सोचती थी कि ऐसा होना चाहिए, बिकॉज जिस तरह का वो काम कर रहे थे वो आई वॉज वेरी क्लोज टू मी। तो मुझे वहाँ से थोड़ा शौक चढ़ता, लेकिन ये नहीं पता था कि मैं इस प्रोफेशन में आ जाऊँ। इतनी इंटरेस्टिंग बात है ना कि आप कुछ वो करें जिसके बारे में आपने कभी सोचा ही नहीं हो ना। या तो रेडियो पे कैसे पहुंची आप? अच्छा, रेडियो पे तो इस तरह हो गया कि मैंने खुद ही, अम्मी मेरी ज़रा ऐसी थी कि मुझे हर चीज़ में पुश कर लेती थी कि वो तो आपको हर जगह ले जाके ये भी कहती थी कि गाओ। या तो अम्मी का ये था कि मैट्रिक में होता था उस ज़माने में, और उसके बाद छुट्टियां होती थी वो 6 मंथ्स की। तो मैंने खुद ही कॉल कर ली वहाँ रेडियो, एंड आई जस्ट आस्क्ड देम इफ आई कैन कम ओवर। तो वहाँ पे बड़े उनके अच्छे प्रोड्यूसर थे, हसन काज़मी साहब, तो उन्होंने मुझे बुला लिया उसी दिन और मैं गई। उन्होंने फिर मैं ना पढ़ रही थी तो बोलने कि बेटा तुम्हारी तो बहुत बुरी उर्दू पढ़ती हो, मुझसे मतलब बड़े ख़तरनाक से अल्फाज लिखे हुए थे। तो मैंने वैसे भी किताबचा को कुत्ता बच्चा पढ़ा था उस वक्त, लिटरली ये हाल था मेरा। ओह गॉड। तो मुझे होते तुम कैसे करोगी? तो मैंने बोला अच्छा मेरा ऑडिशन ले ले। तो फिर उन्होंने जब ऑडिशन लिया तो उन्होंने मेरी बड़ी तारीफ़ की। उन्होंने बोला तुम वहाँ की बड़ी हफ़ीज़ फ़ातिमा, उनका बड़ा एक नाम होता था उस ज़माने में, उनकी आवाज़ बहुत खूबसूरत। तो उन्होंने बोला, मुझे बिल्कुल लग रहा था जैसे हफ़ीज़ फ़ातिमा डायलॉग्स वो कर रही है। तो खैर उन्होंने मुझे प्रोग्राम दे दिए और फिर वहाँ मैंने बहुत बड़े बड़े जो हमारे टीवी एक्टर्स काजी वाजिद और ऑलमोस्ट सभी आते थे वहाँ पे रेडियो पाकिस्तान। एंड आई लिटरली मैं ना आगे खड़ी होती थी और मैं यूँ मेरा हाथ काँप रहा होता था, मुझे नज़र भी नहीं आ रहा होता था, क्योंकि वो लोग इतने कॉन्फिडेंट और
क्या आवाज़ें थी उनकी। बिल्कुल। तो बस इस तरह से मैंने रेडियो शुरू कर दिया था। मुझे लगता है वो जो लोग थे उस टाइम के, उनका ना एक ऑरा भी था जो आप पे छा जाता होगा ना। तो और वो भी एक कॉलेज गोइंग लड़की के लिए तो एक प्रेशर होता था। तो उर्दू फिर इम्प्रूव हो गई आपकी वहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता? हाँ, नहीं बिल्कुल उर्दू इम्प्रूव हुई। मतलब उर्दू आती है अब, बिल्कुल बिल्कुल सही आती है, लेकिन वो जो ज़रा खतरनाक लफ्ज़ होते हैं ना, वो अभी भी मोहसिन बहुत अच्छा है उर्दू में, बहुत ही। कभी कभी ऐसे बोलते हैं कि मैं उनकी शक्ल देखने में बोलती हूँ भाई आप समझा दो क्या बोल रहे हो। मैं बड़ी मतलब सिंपल वाली उर्दू हम लोग बोलते हैं कराची वाले तो, और जिन्होंने उर्दू से पढ़ा हो वो तो फिर ज़बरदस्त उर्दू बोलते हैं। ट्रू। तो कितने अरसे आपने रेडियो पे काम किया? एंड दिस वाज रेडियो पाकिस्तान या मैंने काफ़ी, जब वो बुला लेते थे उस ज़माने में एक आता था, क्योंकि रेडियो बहुत, मेरी अम्मी उस ज़माने में रेडियो सुबह रेडियो ऑन होता था और वो जब तक चलता था, जब तक उसकी आवाज़, वो खड़खड़ आवाज़ें आनी शुरू हो जाती, बंद हो चुका है, बंद कर। तो मैंने उसमें काम किया, मुझे कुछ लाइव शोज़ मिले जिसमें हम पढ़ के जाती थी कि ये जाके बता दिया कि आप ये डाल लें, इससे अपने फेस पे लगा लें। औरतों के फ़ोन आने शुरू हो गए घर में कि आपने बताया था तो वो आप दोबारा से बताएं। तो आई वाज लाइक शॉक्ड, लोग इतना सुनते हैं। तो वो प्रोग्राम्स किए, ड्रामास बहुत ज़्यादा किए। आई थिंक जो अभी मैं बेहतर हूँ, मैं अच्छी नहीं हूँ, बट जो भी मैं कुछ कर लेती हूँ रेडियो की वजह से, क्योंकि वहाँ से मैंने बहुत लोगों से सीखा। लेकिन रेडियो पे आपने सिर्फ होस्टिंग की, रेडियो में कभी ड्रामे पे? बहुत ड्रामे किए। एक आता था आइडियल की तलाश, एक ड्रामा आता था, उसमें रोमांटिक ड्रामास होते थे और मैं जाती थी, वो करती थी। हर वीक में वो 4-5 ड्रामास हम रिकॉर्ड करते थे और वो We used to do that. तो कभी बाहर निकली, बाजार में बात करी है या कहीं ऐसे ही, तो किसी ने पहचान लिया आवाज़ से आपकी, कभी कुछ हुआ ऐसा? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ, क्योंकि रेडियो से तो इतना नहीं। और हाँ, एक दफ़ा ये हुआ था मेरे साथ कि मैं रोड पे कोई हम लोग डिनर विनर करने गए थे ईद पे, तो रोड पे वो कुछ ऑर्केस्ट्रा लेके बड़े यंगस्टर्स खड़े हुए थे। तो आई वाज वेरी यंग एट दैट टाइम। तो मेरी अम्मी ने मुझे पुश किया कि नहीं, मेरे भाई ने मुझे पुश किया, हालांकि ही वाज वेरी वेरी कंजर्वेटिव। मेरे लिए तो वो इतने ज़्यादा थे ना कि मेकअप भी नहीं करने देते थे मुझे। मैं मतलब जब वो चले गए ना यहाँ से, तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि मैं लिपस्टिक लगा सकूंगी। वो इतने स्ट्रिक्ट थे, बट ही रियली पुश्ड मी कि जाओ गाना गाओ। तो मैंने जाके गाना गा दिया, अच्छा गा लिया। तो जब मैं दूसरे दिन कहीं मार्केट में गई तो वहाँ लोगों ने मुझे पूछा कि आप कल वहाँ गाना गाई, तो बड़ी खुश हुई मैं। दैट वाज द फर्स्ट टाइम कि मुझे ऐसी रिकग्निशन मिली कि लोगों ने मुझे वहाँ पे पहचाना। तो फिर टीवी की तरफ कैसे आई आप? रेडियो के थ्रू। नाइला जाफरी मेरे साथ उधर होती थी, तो बस मैं उनके साथ गई थी और कि मैं उनके साथ बैठी। उसकी नेक्स्ट डे से शूट थी, तो शी जस्ट आस्क्ड मी कि मुझे कुछ चीज़ें पूछनी अपने डायरेक्टर से, इफ़ यू वांट टू कम विद मी। सो आई जस्ट वेंट एंड वो बस डायरेक्टर ने मुझे देखा और बोला कि आप ड्रामे में काम करेंगी? मैंने बोला नहीं, मेरे तो पेरेंट्स नहीं इजाज़त देते, मैं रेडियो तक ही हूँ। तो बट ही टुक माई नंबर एंड बाय द टाइम आई रीच्ड होम वो मेरे अम्मी से बात कर चुके थे और नेक्स्ट डे मैं शूट पे थी। अच्छा। फैमिली और मोइन साहब के साथ। ये फैमिली 93 की बात कर रही हैं? ओके, इंटरेस्टिंग। तो जहाँ आप सोच रही थी इजाज़त नहीं मिलेगी, उन्होंने कहा मैं डायरेक्टली। पहले वैसे यही होता था ना कि वो लोग डायरेक्टली पेरेंट्स से बात कर लेते थे, और वो होते भी ज़रा डिफरेंट मिजाज के, वो घरेलू टाइप के आदमी होते थे। तो वो अली रिजवी के साथ तो मेरा बहुत अच्छा लाइफ में एक्सपीरियंस रहा और आज मैं जो कुछ भी हूँ शायद उन्हीं की वजह से हूँ, क्योंकि उन्होंने ही मुझे धुआं में रेकमेंड किया जब तो आई थिंक नाउ ही इज़ नो मोर, इनकी डेथ हो चुकी है, बट अल्लाह में जन्नत में जगह दे। तो अब अम्मी अब्बू का रिएक्शन सही था? अम्मी तो मान गई थी, अब्बू को कब पता चला? अब्बू तो मेरे बेचारे हैं, अच्छा, जिसमें मैं खुश हूँ। ओके। बट हाँ, मतलब हमारे कुछ फैमिली से कुछ कॉल्स आई थी कि भाई क्यों बच्ची को तुमने ड्रामा में डाल दिया और ये, और लेकिन बाद में वो फिर मेरा हाथ पकड़े, बेटा और कौन से ड्रामे में आ रही हो, तो ये भी होता था, चेंज हो जाता है। और पता नहीं कहाँ के लोग आके बताते हैं कि हाँ वो नाज़ी तो हमारी कज़न है। अच्छा, मतलब फिर ये चीज़ें हो जाती है ना, तो वो एक्सेप्ट करने लगते हैं। और उस वक्त तो एक ही चैनल होता होगा आई थिंक जिस वक्त आप बात कर रही हैं, राइट?
तो आई थिंक STN और वहाँ मतलब 1 या 2 मतलब उस वक्त तो ये बाकी सब नहीं आए थे, तो वो तो फिर जो भी आता था उस पे को सब पूरा पाकिस्तान जानता था ना, सारा पाकिस्तान। और PTV जो है ना वो आज भी हर जगह देखा ये बात सही है। मतलब बहुत से ऐसे चैनल्स हैं जो गाँव में नहीं आते, लेकिन PTV ऐसा है जो हर जगह आता है आज भी। जितने भी आई थिंक हम लोग को जो रिकग्निशन मिली है वो PTV की वजह से मिली है। ये बात तो सही है, इसीलिए आप जाए, मुझे आई एम श्योर जब आप बाहर जाती होंगी आपको फ़र्क नज़र आता होगा कि वो जो मासेस हैं, जो पुराने लोग हैं, वो भी आपको आज तक याद रखे हुए होंगे। कनाडा में बहुत से लोग, या अमेरिका में बहुत लोग जो अपने हैं पाकिस्तानीज़, अब तो इंडियंस बहुत देखने लगे हैं ड्रामा। तो बल्कि अभी लास्ट जब मैं टर्की के स्टॉप ओवर में थी तो वहाँ पे भी लाइक इंडियंस आए थे मेरे पास। सो इट्स गुड। पाकिस्तानी ड्रामों की बहुत ज़्यादा अब डिमांड है इंडिया में माशाल्लाह से। अच्छा, तो ये बताएं कि फिर वो सफ़र स्टार्ट हो गया आपका, उसके फ़ौरन बाद आपको धुआं मिला? जी, उसके फ़ौरन बाद वो भी रिजवी साहब ने उन्होंने मुझे पूछा कि तुम जाओगी, क्योंकि फिर मुझे यही था कि मैं अकेले नहीं जा सकूँगी। वो कोयटा में शूट हुआ? कोयटा में शूट हुआ था। और फिर मैं अपने कज़न को लेके गई थी, भाई को लेके गई थी अपने साथ। एंड फिर ग्रेजुअली, क्योंकि उस ज़माने में ये होता था कि 2 एपिसोड हुए एंड देन ऑन एयर चले गए, तो ये नहीं होता था कि पूरी ड्रामा बन चुका है। तो उसकी वजह से हर 2-3 हफ्ते में ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा होती थी। बट इवेंचुअली एवरीबडी वाज सो नाइस कि फिर इतना करेज आ गया कि मैं आराम से वहाँ पे आई स्टार्टेड लिविंग विद आशिर्स फैमिली। मैं उन्होंने अपने घर पे फिर मुझे जगह दे दी, तो फिर मेरे लिए और मतलब पेरेंट्स के लिए भी ईजी हो जाता है ना कि फैमिली है। ऑफ कोर्स उनको एक कंफर्ट लेवल आ जाता है। लेकिन आप वो जो उस वक्त एक फेम मिला और जो लोग दीवाने हो गए उस ड्रामे के बारे में भी, और आपके कैरेक्टर को भी बहुत पसंद किया, या एक्सपेक्ट तो नहीं कर रही होंगी, और जब वो हुआ तो इतनी यंग एज पे ओवरवेलमिंग था, कैसे हैंडल किया, क्या सोच रही थी उस वक्त? हाँ, एवरीथिंग वाज सो न्यू फॉर मी। आई मीन अच्छा, मेरे साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि मैं कभी कभी ऐसा होता है ना, मैं चीज़ों को भूल जाती हूँ। जैसे आई रिमेंबर कि अभी थोड़े कुछ अर्से जब मेरे बच्चे स्कूल जा रहे थे, तो मैं स्कूल गई तो वो कोई साहब थे गाड़ी चला, तो पता नहीं क्या बात हुई, तो उन्होंने मुझसे कुछ बोला। मैंने बोला जी मेरा नाम ये और मैं जोया की माम। तो बोलते हैं आपको कौन नहीं पहचानता। तो आई टुक इट इन अ वेरी रॉन्ग वे कि इन्होंने मुझसे ऐसे क्यों बोला कि आपको कौन नहीं पहचानता। तो मैंने कभी किसी चीज़ को अपने सर पे नहीं सवाल किया। लेकिन ऑफ कोर्स हाँ, जब आप मशहूर होते हैं, आपको अच्छा लगता है, लोग आपको पहचानते हैं। बीच में ये भी हुआ कि मैंने इतना ज़्यादा वेट गेन किया धुआं के बाद, शादी के बाद। उस पर काफ़ी लोगों ने उस पर भी कमेंट करते थे ऐसे खतरनाक, बट नाउ आई एम यूज्ड टू इट। आई लाइक इट। आपने कहा बस मुझे खुश रहना है, मैं जो देखो माँ का कैरेक्टर, हीरोइन तो नहीं रह रहे ना अब, माँ के कैरेक्टर, माँ अच्छी खाती पीती अच्छी लगती है। तो आप पे वो प्रेशर ही खत्म हो गया। मैंने वो प्रेशर ही खत्म कर लिया, भाई क्या टेंशन लेना। लेकिन मजा आया था आपको धुआं करने में? बहुत एक्साइटिंग था, बहुत एक्साइटिंग था, बहुत एडवेंचरस था। हम ज़्यादातर आउटडोर शूट्स बहुत करते थे हम, तो फ्रीजिंग उसमें हमने बड़े ऐसे सीन किए जिसमें वो पडल था और रात को कोई 2-3 बज रहे थे और माइनस पे जा रहा था। एंड मैंने सिंपल एक शलवार कमीज पहनी हुई, नो चप्पल, नथिंग, और मुझे उस पर कोई पता नहीं कितनी बार गिराया उन्होंने, वो जो मुझे किडनैपिंग के सीन्स में। तो वो सब मेरे लिए मतलब इट वाज फन, बहुत मजा आया था। और आपको पता था कि एंडिंग क्या होगी? आपको शुरू से पता था? या आप लोगों को भी मुझे वो नहीं पता था जहाँ नबील की डेथ हुई? आप लोगों को नहीं पता था? कास्ट में पता था किसी को? ऑफ कोर्स बाकी सारे तो थे, ईद थी यहाँ पे, तो मैंने सिर्फ इतना सीन किया कि मैं उसको पकड़ रही थी। उसके बाद आपने देखा मैं वहाँ से गायब हूँ, ठीक है ना। तो वो मैं कराची आ चुकी थी, तो उन्होंने बाद में वो सारा सीन शूट किया और मैं वहीं थी कोयटा में, और मैं इतना रोई, ज़बान में बहुत ओवर सेंसिटिव, इतना रोई, बहुत रोई थी उस सीन को देख के, बहुत रोई थी उस सीन को, क्योंकि आपको दिस इज सो फनी कि आप कास्ट को ही नहीं पता और फिर कास्ट को देख के रो रही है। बट बाकी सबको पता था because they were all in the scene ना, it was just me। लेकिन उन लोगों को उस वक्त पता चला होगा ना कि सीन जिस वक्त हो रहा है। बट शुरू में पता है मसला क्या था उस ड्रामे साहब का स्क्रिप्ट ही नहीं था, there was no script। तो वो हमें वो पेपर लेता था, आश्चर्य लिखता था, बोलता आप ये बोलते हैं, आप ये बोलते हैं, आप ये बोलते हैं। This is one of the reasons it was so natural
कि हमने कोई फिलॉसफी नहीं झाड़ी, जो ऐसे अभी बात कर रहे हैं वैसे ही हमने उसमें भी बात की है। तो वो इस तरह से सारा कुछ उसके दिमाग में था। तो नेचुरली वो तो हमें उस वक्त ही पता चलता था जब वो लिखता था, हम बस किए जा रहे थे काम। That's true. और मुझे बड़ा मजा आता है ऐसी सारी डिटेल्स सुन के ना, वो करने का। फिर आपने ब्रेक ले लिया, शादी हो गई आपकी? हाँ, उसके बाद मैंने लाहौर जाके अयूब खाबर का एक प्ले किया, रेड कार्ड। ओके। या जो जी पे चला था? जो जी पे भी चला था और आई थिंक पीटीवी पे भी चला था, दोनों पे चला था। लेकिन वो इट वाज वेरी गुड, वन ऑफ माय वेरी गुड प्ले जो कि जी ने उनसे ले लिया था। ओके। एंड आई थिंक दैट वाज द लास्ट वन आई डिड। Then I got married, yeah. लेकिन इतना फेम उस वक्त आपको मिल रहा था, you were being recognized और आपको खुद भी मजा आ रहा था, फिर ये डिसीजन लेना कितना मुश्किल और कितना आसान था to leave everything? पता है, मसला ये है कि हमारे जो पेरेंट्स थे ना, अब हमारी जनरेशन, हमारे जो अब्बा अम्मा थे ना, उनके जहन में बचपन से कूट के डाल देते थे ना, मेरी शादी होनी है, ग्रेजुएट हो जाओ तो फिर या तो टीचिंग कर लोगी या शादी होनी है। यही था ना हमारा सिर्फ फोकस, शादी होनी है। तो फिर वो शायद बिजार हो चुके थे कि अब बच्ची हमारी हाथ से निकल रही है, बहुत ड्रामा में आ रही है, और भी फिर फैशन शोज भी आने लगे, फिर इतनी चीज़ें आने लगी। तो फिर उन्हें लगा कि नहीं, आई थिंक कि अब शादी करने भी चाहिए। काफ़ी अरसे से मेरे पीछे पड़े हुए थे वो लोग कि कर लो। फिर मैंने बोला चलो शादी भी कर लेते हैं। बट आप एंजॉय करी थी एक्टिंग उस वक्त तक? आपको क्लियर हो गया था दैट आई वांट टू बी एन एक्ट्रेस? ऑफ कोर्स, बट मुझे ये पता था कि ये मेरा प्रोफेशन नहीं बन सकता। ओके। आई थिंक उस ज़माने में किसी का भी ये प्रोफेशन नहीं था, पैशन था, क्योंकि इसमें पैसे नहीं थे उस ज़माने में कि आप सिर्फ प्रोफेशन बना के अपना घर चला सकें। जितने भी हमारे मेल एक्टर्स आते थे, यूजुअली वो अपने ऑफिस से आ रहे होते थे, कहीं ना कहीं काम करते थे। आज तो ये फुल टाइम प्रोफेशन है ना, तो आप घर भी चला सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। बट एट दैट टाइम लाइक नॉट वेरी वेल पेड। तो उस टाइम पे जो फीमेल एक्ट्रेसेस को के साथ जिस तरीके से इंडस्ट्री बिहेव करती थी, या जो उनको उस वक्त प्रिविलेजेस हासिल थे या रिस्पेक्ट मिलती थी, यू थिंक वो चेंज हुई है आज? जिस तरीके से फीमेल एक्ट्रेसेस को ट्रीट किया जाता है, बेहतर हुई है और ख़राब हो गई है? क्या कहना चाहेंगी आप? 2-3 चेंजेस मैंने जो देखी अभी। एक तो ये कि जिस ज़माने में हम काम करते थे, हम बड़े टाइमिंग्स में बड़े पंक्चुअल। वन ऑफ द रीज़न होता था डांट डायरेक्टर की शदीद, डर लगता था, बहुत रोब होता था। ओके। इतना रोब होता था कि सब डरते थे। डायरेक्टर लास्ट में आता था, जब सारे एक्टर्स तैयार हैं, एवरीवन इज रेडी, एंड देन डायरेक्टर की आमद होती थी। अब तो हम जाते होते हैं, अभी तो डायरेक्टर नहीं आया, क्यों नहीं आया? आना चाहिए था। यू नो, अब ये चेंजेस आई। हम डायरेक्टर से डरते थे, अब बेचारा डायरेक्टर हमसे डरने लगा है। मैं साफ साफ बात बता रही हूँ। हाँ, ऐसा हो गया है, जो कि नहीं होना चाहिए था, क्योंकि वो तो कैप्टन ऑफ द शिप में, मतलब आप कैसे उसको डिसरिस्पेक्ट कर सकते हैं? लेकिन ऐसा हो रहा है। बहुत से डिसीजंस नहीं ले सकते डायरेक्टर्स। मतलब वो वक्त बिल्कुल नहीं रहा जो पहले था। इट हैज़ चेंज एंटायरली, आई वुड से। बट फीमेल्स के लिए कैसे चेंज हुआ है? इन व्हाट सेंस फीमेल्स के लिए? मतलब ज़्यादा बेहतर हो गया एनवायरनमेंट औरतों के लिए अब, या आपको लगता है तब ज़्यादा बेहतर था? पता है, मैंने कभी भी कोई चीज़ ऐसी बुरी एक्सपीरियंस की नहीं कि मैं उस पर बता सकूं कि नहीं। मेरा अपनी सोच ये है कि देखिए, आप अगर खुद अच्छे हैं तो दूसरा भी आपके साथ अच्छा है। आप रिस्पेक्ट दे रहे हैं, दूसरा भी रिस्पेक्ट देगा। और हर इंसान को पता चल जाता है कि कौन कैसा है, यू नो। तो मर्द हैं, हर चीज़ को ट्राई करते हैं, लेकिन उन्हें पता भी, अक्लमंद भी बहुत होते हैं, उन्हें पता होता है कि ये सही है, ये यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता, यहाँ पे कुछ हो सकता है। तो ये आई थिंक मेन आर वेरी स्मार्ट। जैसा आपने कहा कि अब चीज़ें चेंज हो गई हैं, पहले डायरेक्टर्स से एक्चुअली लोगों को डर लगता था, दे वर द वंस जो सबसे लास्ट में आते थे, अब ऑपोजिट हो गया। तो ये क्यों हुआ है? क्या वजह है इसकी? पहले और अब में क्या ऐसा हुआ है कि डायरेक्टर्स की वो पावर नहीं रही जो पहले होती थी? आई थिंक पहले ये होता था कि अपना थोड़ा सा चैनल्स का भी होता है ना, डायरेक्टर्स पे प्रेशर, एंड चैनल की सपोर्ट होती है एक्टर्स को। पहले ये सब नहीं था, पीटीवी था, हम किसी और को सिर्फ डायरेक्टर से हम उसे जानते थे, उसके पीछे कौन है क्या है उससे हमारी कोई एक्सेस ही नहीं थी, वो नहीं है। Okay. तो अब ये होता है कि ये सारी चीज़ें बहुत होती है ना कि यू नो, आई डोंट नो, मे बी वन ऑफ द रीज़न कि डायरेक्टर भी थोड़ा सा होता है कि यार अगर कुछ ऐसा हुआ
कोई गलत बात कह दी, कुछ ऐसा कर दिया तो बात आगे चली जाएगी और होती है ये चीज़ें। तो आई थिंक दिस कुड बी वन ऑफ द रीज़न, दिस कुड बी वन ऑफ द रीज़न। या औरतों के लिए पाकिस्तान में आपको कैसा लगता है जब आप कॉलेज जाती थी और अब जब आपके बच्चे, खैर आई थिंक वो तो बाहर पढ़े हुए, राइट, लेकिन पाकिस्तान में तो आप रही हैं और यंग लड़कियों के साथ आप काम भी कर रही हैं और देख भी रही हैं अपने आसपास, तब और आज के माहौल में आपको क्या फ़र्क लगता है? क्या अच्छा कुछ हो गया और क्या नहीं होना चाहिए था? नहीं, अब लड़कियां बहुत अच्छी हैं, दे वेरी स्मार्ट, ज़्यादा दे आर मोर प्रोफेशनल, करियर ओरिएंटेड लड़कियां। अब हम मैं बता रही हूँ ना कि हमारे जहन में तो था कि भाई शादी हो जानी है तो जितना कर लिया चलो अब शादी कर लो। अब बच्चे बोलते हैं कि नहीं अब तो मतलब सही है अगर हम ड्रामे में आते हैं और हम, हाँ एक चीज़ है कि मैं उन बच्चों को, अक्सर बच्चे मुझसे पूछती है कि आपने क्यों छोड़ दिया था, हमें क्या करना चाहिए, कभी मुझसे पूछती है तो मैं उनको ये बोलती हूँ कि अपना काम नहीं छोड़ो, क्योंकि जिसने आपसे शादी करनी है फिर वह हर चीज़ को मतलब जो है आप जो करते हैं सब चीज़ों को एक्सेप्ट करें ना, बजाय कि यू हैव टू लीव एवरीथिंग। क्योंकि मतलब मैंने भी जब छोड़ा था तो अंदर एक था कि यार आई मिस एवरीथिंग। तो क्योंकि आप बिल्कुल इंटायरली एक डिफरेंट वर्ल्ड में चले जाते हैं, नए लोग, नई चीज़ें, नए खाने, हर चीज़ को आपने, हाँ जी, तो उसमें आप हर चीज़ अपनी छोड़ के आ जाए। तो मैं बस सबको बोलती हूँ काम अपना करो, ज़रूर करो, काम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चियों को स्टेबल होना चाहिए, दे शुड हैव देयर ओन मनी, यू नो, अच्छा करियर होना चाहिए, वो जहाँ भी हो, जो भी काम करते हैं, आई थिंक काम नहीं छोड़ना चाहिए लड़कियों को। कोई एक ऐसी चीज़ है आपके ज़माने की जो आपको अब लगता है मिसिंग है, जो लड़कियों के लिए होनी चाहिए? आई डोंट थिंक सो। बहुत सी जगह ये कहा जाता है कि वो रिस्पेक्ट नहीं है, जैसे हम ज़्यादा अपने सीनियर से ज़्यादा डरते थे, अभी बच्चे बोल देते हैं कि, या बहुत ऐसा मुंह बना देंगे कि अगर आप कुछ उन्हें बताने का ऐसा मुंह बना देंगे कि मतलब आपकी फिर दूसरी बार हिम्मत ना हो कि आप बोलें, मैसेज क्लियर मिल जाता है। या तो हम थोड़े से ज़रा से थे कि अंडर कंट्रोल, अपने सीनियर्स के काफ़ी अंडर कंट्रोल थे। धुआं के बाद कोई फैन रिएक्शन हुआ क्रेजी किस्म का? बहुत हुआ। धुआं के बाद तो हम लोग जब गए थे हैदराबाद शो करने तो वहाँ पे मुझे ढेरों चूड़ियाँ, उस पे मेरा नाम और उस वक्त चूड़ियों पे नाम लिखा हुआ था, ढेरों चूड़ियाँ और नाम। एंड देन मेरे घर में बहुत बड़े स्केचेस हैं, एंड देन बहुत गिफ्ट्स आते थे पाकिस्तान, डिफरेंट सिटीज़ से, कश्मीर, हर जगह से बहुत गिफ्ट्स आते थे कि चप्पल आ रहे हैं, कपड़े आ रहे हैं। फिर आई रिमेम्बर कि जब मेरी शादी होने वाली थी तो मेरे माइयों पे एक लड़का आया था, बड़ा बेचारा रोता था, तो वो भी मेरी अम्मी ने मुझसे रिक्वेस्ट किया मिल लो। तो वो बेचारा बड़ा मुझसे बोला मुझसे अकेले में ज़रा बात है, तो मेरी अम्मी ने बोला नहीं हमारे सामने बात करो। तो ऐसी चीज़ें बहुत हुई थी। हाँ, वो सैड था कि आपकी शादी हो रही है। जो मेरे पास मैसेज आते हैं मेरे इंस्टा पे या किसी पे, तो वो धुआं के हवाले से होते हैं, धुआं गर्ल, धुआं ये, धुआं वो, और धुआं आप मेरी बचपन की क्रश हैं। पता नहीं वो बेचारे अभी इतने बड़े हुए होंगे, बचपन की उनकी क्रश थी मैं जब वो पैदा हुए। That's so cute, माशाल्लाह। अच्छा मुझे बताएं, जब ज़िंदगी में थोड़े तल्ख तजुर्बात हो जाते हैं, स्पेशली शादी या मोहब्बत से लेके, फिर थोड़ा इंसान डर जाता है, राइट, और फिर आपको एतबार करना मुश्किल होता है, फिर व्हाट गिव्स यू द करेज कि मोहब्बत को एक दफ़ा और चांस दिया जाए? अच्छा देखिए, लाइफ में ऐसे हर दूसरे घर में, मतलब हमारे यहाँ एक तो प्रॉब्लम ये है कि शोबिस से जो भी ख़वातीन हैं, अगर उनके डिवोर्सेस हो जाते हैं तो कहा जाता है कि भाई शोबिस की तो हर दूसरी औरत के साथ ये प्रॉब्लम है। नहीं, ऐसा नहीं, बिल्कुल। आई थिंक आजकल हर दूसरे घर का ये प्रॉब्लम है, और क्योंकि वो एक्सपोज नहीं होते, हम एक्सपोज हो जाते हैं हर चीज़ में। और कभी अगर हम इस बारे में डिस्कशन भी करते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि शायद हमारे कुछ एक्सपीरियंसेस से दूसरे को कुछ मदद मिल जाए, वो कुछ सीख ले। उससे हरगिज़ ये मतलब नहीं आता होता कि हम किसी को बागी करना चाह रहे हैं कि लड़कियां बागी हो जाए। नहीं, देखें, हर लड़की कोई भी अपना घर नहीं ख़राब करना चाहता, हर लड़की चाहती है कि वो अपना घर चलाए, और ख़ासकर जब आपके बच्चे हो जाते हैं तो आपकी पूरी कोशिश होती है कि आप कि बच्चों को कोई तकलीफ ना, क्योंकि आपके साथ तो जो हो रहा है आपके बच्चे ज़्यादा उस चीज़ में पिस रहे होते हैं। दूसरी बात कि
मेरा अपना ज़ाती ख्याल है, और जो मैं अपने इर्द गिर्द भी देखती थी कि जब इस तरह की सिचुएशन से औरतें गुजरती हैं, डिवोर्स हो जाती है, तो वो फिर बोलती नहीं मैं दूसरी शादी नहीं करूँगी। या एग्जैक्टली, वो इतना डर बैठ जाता हाँ होगा जी, ना। डर बैठ जाता है। हाँ। मेरे बच्चे बहुत छोटे थे उस वक्त जब ये सब कुछ हुआ, तो मैंने टाइम लिया, ऐसा नहीं कि मैंने फ़ौरन स्टेप, लेकिन मुझे लगा कि अगर मैं ऐसा नहीं करूँगी ना तो मैं अपने बच्चों पे बहुत डिपेंडेंट हो जाऊँगी, मेरी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हो जाएंगी उनसे। मैं चाहूँगी कि मैंने अपनी सारी ज़िंदगी उनके लिए सर्व कर दी उनके लिए, कि बस मैंने हर चीज़ सेक्रीफाई कर दिया, तो मेरी एक्सपेक्टेशंस भी हाई होंगी उनसे कि कि एटलीस्ट अब मुझे टाइम दो। और अक्सर ये होता है कि जब बच्चे मेरे थोड़े ग्रो होने लगे तो उनको फ्रेंड्स के पास, मैं अकेली बैठी हूँ, मैं बहुत सोशल भी नहीं हूँ बहुत ज़्यादा, तो वहाँ मुझे लगा था कि आई शुड गेट मैरिड बिकॉज मेरे बच्चों के ऊपर मैं बहुत प्रेशर दूँगी और वो होगा इवेंचुअली, नहीं होगा तो खुद स्ट्रेस में आऊँगी, डिप्रेशन में आऊँगी, तो आई डोंट वांट टू डू दैट। और फिर मैं हमेशा से सोचती थी कि मैं अपने बच्चों को बेहतर पढ़ाई के लिए भेजूँगी, करूँगी, तो दिस वाज वन ऑफ द रीज़न के मैं आपने देखिए वही बात थी जो मैं और आप ऑफ कैमरा भी कर रहे हो, तो अभी भी नाज़रीन ने ये बात बोली कि जब भी हम इस तरह के किसी टॉपिक को टच करते हैं तो मकसद यही होता है कि एक डिफरेंट सोच आपको पता चले। एंड देखिए आपने कितनी खूबसूरत बात बोली, एक्चुअली आई नेवर थॉट लाइक दैट कि कोई इस तरह भी सोच सकता है कि एक औरत जो है वो ये इस तरह सोच रही है, या कोई भी फॉर दैट मैटर, आई थिंक वो मर्द भी हो सकता है जिसकी बीवी की डेथ हो गई हो या उनकी डाइवोर्स हो गई हो, कि वो बच्चों पे नहीं डिपेंडेंट हो, उनकी ज़िंदगी का मकसद ना वो बन जाए। एंड आई थिंक आई लव दिस थॉट एंड इट्स सच अ गुड थॉट जो हर किसी को होनी चाहिए, ताकि बच्चे भी अपनी ज़िंदगी जी सके, उनको वो अननेसेसरी इमोशनल बैगेज आपका ना लेना पड़े। एंड ट्रस्ट मी, मैंने अपने बच्चों को किसी किस्म के कि उनके अंदर किसी किस्म का हेट्रेड के ग्रैंड पेरेंट्स से नहीं मिलो, फादर से नहीं मिलो, ऐसा कभी कुछ नहीं किया। दे आर वेरी क्लोज टू देयर डैड, इवन मी एंड माई हस्बैंड। कभी कोई ऐसी बात होती है, क्योंकि ऑफ कोर्स मतलब एक्चुअली मेरे हस्बैंड भी बहुत अच्छे, और मतलब ये सीखना चाहिए मर्दों को कि उनके अंदर कोई इस किस्म की जेलसी नहीं है, और वो मुझे हमेशा बोलते हैं देखो बच्चे हैं तुम्हारे से, तो आई डोंट माइंड कि अगर कोई ऐसी काम की बात होती है जो बच्चों के हवाले से होती है और हम करते हैं, तो ही डजंट माइंड। तो इतना तो ओपन माइंडेड होना चाहिए कि बच्चों के ऊपर, इसलिए मेरे बच्चे बहुत नॉर्मल हैं, उनके अंदर नहीं कि छुप के जाना है, दादी से मिलना है, छुप के जाना है, पापा से मिलना है, ऐसा कुछ नहीं है हमारी लाइफ में। अक्सर तो हमारे साथ ये होता है कि हम एयरपोर्ट गए हैं बच्चों को छोड़ने, तो हम सब गए हैं एक साथ। That's so nice. सो प्रॉब्ली लोगों को लगेगा कि ये तो बहुत ही, मतलब लोगों की अपनी अपनी सोच है, लेकिन लोगों को सोच बदलना चाहिए, क्योंकि इससे सिर्फ बच्चों के लिए बुरा होता है और कुछ नहीं होता। आपकी सारी बातों में मुझे सबसे खूबसूरत बात लग रही है वो ये कि जो आपका माँ वाला हिस्सा है ना, वो हर चीज़ में झलक रहा है, माशाल्लाह कुव्वत इल्ला बिल्लाह। कि आप इतनी सही बात कह रही हैं कि वो जो सब एयरपोर्ट्स आ जाते हैं, आई थिंक लोग कोई नहीं शायद समझ सके, जो आप ज़्यादा बेहतर जानती हैं कि बच्चों के लिए कितनी आसानी है, उनको नहीं चूज़ करना पड़ेगा। मैं आपकी बात सुन के सोच रही हूँ कि वो सुकून से जा रहे हैं, उनको नहीं कि अम्मा या अब्बा कौन लेने आएगा, किसको बोले किसको नहीं बोले। सो यू सेव ऑल ऑफ दिस, एंड अगेन द होल आइडिया इज के अगर आप इस तरह से गुजर रहे हैं किसी चीज़ से, तो ये भी एक सोच है जिस पे आप थोड़ा सा अपने अंदर तहम्मुल डाल के बहुत बच्चों को देखा है कि वो बेचारे डिप्रेशन में चले जाते हैं, बिकॉज बच्चे तो माँ बाप दोनों से इतने प्यार करते हैं ना, बच्चों के लिए तो वैसे कितना वो एक होता है कि उनकी दुनिया चेंज हो रही है, फिर जितने कम चेंजेस ला सकें। सो थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस, और आई एम श्योर बहुत से लोगों को ये सुन के एक राह मिलती है, क्योंकि मुझे लगता है कोई बताने वाला भी नहीं होता है। माय सेकंड मैरिज इज जस्ट अमेजिंग, आई एम ब्लेस्ड, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम ब्लेस्ड कि बहुत ही अच्छा हस्बैंड है, बहुत ज़्यादा ख्याल रखने वाला, और उतना ही मेरे बच्चों से क्लोज़ हैं। मेरे बच्चे बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, और मोहसिन को भी पता है कि हर इंसान की क्या लिमिट में किस तरह से उनको लेके चलना है। तो हम कहानी सुन सकते हैं कि आप कैसे मिली थी उनसे? नहीं, मोहसिन को हाँ, हम एक दूसरे को जानते थे थ्रू मीडिया ऑफ कोर्स। हम ही इज अ डायरेक्टर, एंड जान पहचान इसी से हुई, और बस
किस्मत में था बट कुछ ऐसा नहीं था कि बस हम होनी है, बट ही सेड के यू नो अगर इफ आई एम इंटरेस्टेड, एंड इवन देन आई टुक 4 years, मैंने 4 साल लिए ये सोचने के लिए कि यू नो बैक ऑफ माइंड होता है ना कि अच्छा बच्चों के दोस्त क्या कहेंगे, वो क्या, मुझे सिर्फ बच्चों की बच्चे कैसे फेस करेंगे इस चीज़ को, क्योंकि शायद जब ये हुआ तो मीडिया में बिल्कुल हमने पता नहीं भी लगने दिया, क्योंकि फिर इतनी फजूल बातें बनती हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह शायद अल्लाह ने भी पर्दा रखा, एक अच्छी नीयत के साथ था सब कुछ, और अल्हम्दुलिल्लाह नाउ इट्स बीन लाइक 12 years माशाल्लाह, कुव्वत इल्ला बिल्लाह, एंड आई विल गिव क्रेडिट टू हिम कि वो 4 साल सब्र से इंतजार करते हैं, उन्होंने गिव अप नहीं किया, यू नो, ये भी एक बहुत बड़ी बात होती है। आपने अपने बच्चों के साथ डिस्कस किया था? मैंने बच्चों के साथ डिस्कस किया, बिल्कुल। बेटी मेरी छोटी थी उस वक्त, बेटा थोड़ा सा बड़ा था, लाइक कि वो अंडरस्टैंड कर सकता था, एंड हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। ख़ासकर जब आई लव्ड इट व्हेन ज़ुहैब फर्स्ट टाइम जब चला गया था पढ़ाई के लिए, लेटर ऑन ही सेड कि आई एम सो हैप्पी मॉम फॉर यू, कि मोहसिन अंकल टेक सो मच केयर ऑफ यू, एंड ही वाज वेरी हैप्पी, एंड यू नो कि उन्हें भी सुकून था कि यार चलो माँ अकेली नहीं है, माँ के पास कोई है और जो बहुत अच्छे से उसका ख्याल रखता है। क्योंकि बच्चे चले तो जाते होंगे आई एम श्योर, लेकिन उन्हें मुसलसल आपकी फिक्र होगी ना, अब नाउ दे नो कि अच्छा वो जॉब भी कर रही हैं, उनका काम भी है और उनके साथ कोई है भी इंसान, शी इज़ हैप्पी, शी सेफ सिक्योर, तो आई थिंक वो कितना सुकून का होता होगा, रादर देन फीलिंग कि ओ मुझे छुट्टियों में भी माँ के पास जाना है, मुझे ये करना है। तो आपने वो एक इमोशनल उसके ऊपर से वो ख़त्म ही कर दिया, प्रेशर ख़त्म कर दिया, और ये एक बड़ी अच्छी बात है। एंड आई थिंक ये इसलिए भी ज़रूरी है कि हमारे माशरे में सोचा जाए कि सिंगल मदर्स के साथ शादी करना इज़ अ गुड आइडिया, यू नो, आप बहुत अच्छे से रह सकते हैं, दैट इज़ द होल रीज़न वी आर हैविंग दिस कॉन्वर्सेशन। लेकिन अगर कोई लड़की इस वक्त इस सिचुएशन में खड़ी है, जैसे आपने कहा आपको 16 साल लगे इस डिसीजन पे आने के लिए, हालांकि शुरू से ही आपको अंदाज़ा था कि शायद ये नहीं हो, सो व्हाई डिड इट टेक यू 16 years? और जो लड़कियां इस टाइम पे खड़ी उन्हें आप क्या कहेंगी? अगर आप तमीज़ से किसी चीज़ को एंड अप करें, एक पढ़े लिखे लोगों की तरह, तो आई थिंक कोई भी चीज़ इतनी, बस हाँ मैं लेट थोड़ा शायद इसलिए भी थोड़ी सी इनसिक्योरिटीज़ थी, अकेली थी, फैमिलियाँ नहीं थी, वो एक खौफ था कि क्या करूँगी, काम कुछ नहीं कर रही थी, यू नो, कोई ऐसा बैकअप नहीं था। शायद दिस वाज वन ऑफ द रीज़न जिसकी वजह से मैं बहुत लेट मैंने ये स्टेप लिया। फिर बच्चों की भी इनसिक्योरिटी होती है ना, बच्चे क्या करेंगे, बच्चे कैसे एक्सेप्ट करेंगे। बच्चे जब थोड़े बड़े हुए ना तो फिर उन्होंने भी थोड़ा सा मदद फरमाई मेरी, बट आई थिंक कंपैटिबिलिटी नहीं थी, दैट्स इट। मैं ये नहीं कहूँगी कि वो बुरा है, या सब अच्छे लोग हैं, बट कभी कभी आपके जहन नहीं मिलते आपस में, दैट्स ट्रू। और आप सही कह रही हैं, अब बच्चे जब बड़े हुए तो थोड़ा आपको सुकून हुआ कि नाउ दे विल बी एबल टू हैंडल इट आल्सो, यू नो, वो समझ सकेंगे कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल। जो लड़कियां हमें सुन रही हैं या जो माएँ हमें सुन रही हैं, क्या 5 चीज़ें आपको लगता है बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंसेस कि हमें ये बातें लड़कियों को नहीं कहनी चाहिए, या हमें उनकी तरबियत में इन चीज़ों को अब ख़त्म कर देना चाहिए? और 5 बहुत ज़्यादा है तो 3 भी कर सकते हैं। अच्छा, मैं बस ये कहूँगी कि देखिए, जैसे मैं अपनी बेटी के साथ एक्सपीरियंस करूँगी कि मेरी बेटी 15 years की थी जब मैंने उसे अमेरिका भेज दिया। 15 साल की बच्ची, बहुत छोटी है, और भाई के पास गई, लेकिन भाई भी बहुत यंग था, ही वाज लाइक 18 and a half, वो भी यंग था, लेकिन एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भाई के पास आई कि 15 साल की बच्ची की उसने, और एंड आज उसकी ना वहाँ लाइफ बन गई। वो आज जर्नलिस्ट है और वहाँ सबसे बेस्ट मैगजीन में काम करती है, एंड वो अपने पैरों पे खड़ी हो गई है माशाल्लाह। मैंने कभी भी अपने बच्चों को जो भी वो कुछ करना चाहते थे लाइफ में, मैंने हमेशा उनको ना मतलब आई वॉज ऑलवेज ओके विद इट। अगर कोई चीज़ नहीं सही लगी तो मैं बोली थी तुम देख लो, अगर तुम्हें सही लगता है ओके गो फॉर इट, बट मुझे लगता है कि इसमें ये हो सकता है। या जब आप अमेरिका जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ों से यू नो आपको होता है कि यार कुछ ऐसा उल्टी सीधी हरकतों में ना पड़ जाए ये सब, तो नेचुरली आपको बच्चों को ड्रिलिंग करनी पड़ती है, लेकिन जो कुछ बच्चों ने करना होता है वो करते हैं। अगर आप नहीं करने देंगे वो आपसे छुपके करते हैं। तो कोशिश करें अपना ट्रस्ट इतना बिल्डअप कर लें कि
मतलब मैंने अपनी बेटी को बोला था कि जो भी है यू हैव टू मुझसे डिस्कस करो। आज भी वो हर चीज़ मुझसे डिस्कस करती है, मुझे हर चीज़ बताती है। वी लाइक फ्रेंड्स, वी लाइक बेस्ट फ्रेंड्स, हम हर चीज़ डिस्कस करते हैं, हर टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं। तो आई थिंक कि बच्चों का ट्रस्ट सबसे पहले, और बच्चों को आगे बढ़ने दें। ज़िंदगी में बहुत कुछ है, यूं करके मेरे बच्चे यूं रहें मुर्गी की तरह नहीं, बच्चों को आज़ादी दें, जाने दें, लेकिन उनकी पीछे से ड्रिलिंग ज़रूर करें, उनको बताते रहें कि ये ऐसा हुआ था, यूं हो गया। बैक ऑफ माइंड बच्चों के ये है। आज कल जो मेरी माँ ने मुझे चीज़ें बोली थी वो आज मैं उस चीज़ को फॉलो करती हूँ, हर चीज़ फॉलो करती हूँ। दैट्स ट्रू। तो जब मुश्किल टाइम आता है ऐसे इंसान की ज़िंदगी में, तो उस वक्त क्या अल्लाह से ताल्लुक़ थोड़ा सा हिलता है, स्पिरिचुअल आपका जो कनेक्शन होता है वो बॉदर होता है, और डज इट ऑलवेज स्टे स्ट्रॉन्ग? नो, आई थिंक इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग। ओके, आई थिंक कि मैं अल्लाह से जब मेरे साथ ज़रा सा प्रॉब्लम शुरू हुई तो और आपको और कुछ नहीं नज़र आता, राइट लेफ्ट कुछ नहीं नज़र आता, उस वक्त सिर्फ अल्लाह में नज़र आते हैं। अभी भी इतना स्ट्रॉन्ग बिलीव है अल्हम्दुलिल्लाह कि आई एम माशाल्लाह, नमाज पढ़ना, सब जो भी हमारे रोज़े नमाज सब कुछ हम उस चीज़ों को फॉलो करते हैं। और जब मेरी शादी भी थी सेकंड, तो उस वक्त भी मैंने अल्लाह से कभी ये नहीं कहा कि बस हो जाए। मैंने बोला अगर तू बेहतर समझता है मेरे लिए कि मेरे लिए बेहतर है तो वो हो जाए, नहीं बेहतर है तो जो अल्लाह के लिए बेहतर वो मेरे लिए समझता है वो। तो मेरा तो बहुत शदीद स्ट्रॉन्ग बिलीव है, बहुत ज़्यादा। ये भी कितनी खूबसूरत दुआ आप कर रही हैं, विच इज़ बेसिकली इस्तिखारे की दुआ, बट कॉन्सेप्ट बहुत मुझे लगता है अच्छा होता है और उसी पे हमें कायम रहना चाहिए। इंडस्ट्री में अगर हम देखें तो खूबसूरती तो एक बहुत बड़ा स्टैंडर्ड है। आपको लगता है तब ज़्यादा प्रेशर होता था कि आपको अच्छा लगना है, परफेक्ट लगना है, या आजकल के ज़माने में ये परफेक्ट लगने का जुनून ज़्यादा है? आजकल ज़्यादा है। पहले बिल्कुल नहीं था। आई थिंक धुआं में हमारे पास कोई मेकअप आर्टिस्ट नहीं था। Really? कोई ऐसे सीन्स होते थे जिसमें थोड़ी लिपस्टिक लगानी थी, कोई बेस नहीं मुंह पे। आप खुद करती थी सब? हाँ, ऐसी लिपस्टिक लगा लिया। बिल्कुल अभी तक मैं मेकअप नहीं कर सकती खुद से, और उस वक्त मैं बस लिपस्टिक लगा ली, यू नो जो बेसिक चीज़ें होती थी वो कर लिया, लेकिन वो भी बहुत से सीन्स में कुछ भी नहीं किया था। मोस्टली ड्रामाज में हमने नहीं किया था। जस्ट पहले ड्रामे में जाके खूब सारा मेकअप किया था। जो फर्स्ट डे था जाके मेकअप रूम में बैठ गई, खूब सारा मेकअप किया। उसमें लेट यास्मीन स्माइल थी तो बोलेंगे आप मेरी बेटी का कैरेक्टर करें। जी बेटा मुँह धो के आ जाओ। ओके, मैं जाके मुँह धो के आ गई, लेकिन मैंने उनसे सीखी ये चीज़, और फिर मैं आज तक उसको फॉलो करती हूँ कि जहाँ आजकल एक बड़ा और मसला है, पता है कि आजकल जो कैमरास आ गए हैं ना, आप कुछ ना भी करें ना तो वो उसका कलर करेक्शन में एनहांस करके वो लगता है आपने सब कुछ लगा लिया। अभी मोहरा में ही मैंने बहुत कुछ जगह मेकअप है, कुछ जगह बिल्कुल मेकअप नहीं, क्योंकि मुझे मेकअप की वाकई ज़रूरत नहीं थी। लेकिन जहाँ मैंने हल्का सा वैसलीन भी लगा लिया ना, वो एक कलर बन के आया है। लिटरली मैं मौसम से यही बोल रही थी कि तो मेकअप किया नहीं तो फिर इतना मेकअप। तो मेरे ख्याल से आजकल वैसे मेकअप की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही लाइट सा मेकअप करें। लेकिन आजकल बस मसला यही है कि ग्लैमर इज मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग। हर कोई अच्छा लगना चाहता है। झाड़ू भी दे रहे हैं तो गर्ल हो, है ना? आप कुछ भी कर रहे हो आपको अच्छा जरूर लगना है। ये बहुत प्रेशर है मुझे लगता है आजकल की जनरेशन पे। हालांकि देखिए ना, हम आज तक धुआं और तन्हाइयाँ और अनकही की बातें करते हैं, तो क्यों थी वो अच्छे नेचुरल थे सब लोग। आप सही कह रही हैं। पिछले दिनों मेरे सामने एक क्लिप गुजरा था तन्हाइयाँ का जिसमें महीना खान थी, और अब आप कह रही है तो मुझे हिट कर रहा है कि आई डोंट थिंक शी डिड एनी मेकअप। बहुत हार्डली कुछ होगा। वो भी सायरा काज़मी की डायरेक्शन में, तो वैसे ही वो बहुत स्ट्रिक्ट होती थी जो हमने सुना हुआ है। तो वो था। एक और भी बड़ी मिथ होती है कि जैसे जैसे आप ज़िंदगी में आगे जाते हैं, एज आती है, तो आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते, एक्सपेक्टेशंस हो जाती हैं कि नहीं नहीं यार इस एज पे कौन करेगा। डू यू फील कि आप पे भी ऐसा प्रेशर होता है, आप रिस्ट्रिक्टेड फील करती हैं, और यू थिंक ये सब मिथ है और आप ज़िंदगी में जो चाहें जिस एज पे चाहें कर सकते हैं? पता है क्या, मैं आपको सच बात बताऊँ, आप जितनी भी एज में आते जाएं आपका दिल विल चेंज नहीं होता, दिमाग चेंज नहीं होता, वो वैसे ही का वैसे ही जज्बात वैसे ही रहते हैं। बिल्कुल सब कुछ वैसे ही रहता है। ऐसा नहीं होता कि 50 के हो गए 60 के हो गए तो आपकी वो आप बूढ़ों वाला सोच रख लेंगे, नहीं होता ऐसा। वो लोग जो तारी करते हैं अपने ऊपर कि अच्छा हो गए हम, नहीं हमें बुरा लगेगा, हमें ये पहनना चाहिए, हमें ये करना नहीं। मुझे लगता है कि अब हमारी जनरेशन जो है हमारी,
और हमारी आगे की जनरेशन तो इतनी यंग लगेगी कि आप कुछ बता ही नहीं सकेंगे कि कौन माँ बेटा माँ बेटी क्या, बिल्कुल नहीं पता चलेगा। आज भी ऐसा है कि पेरेंट्स अपना ख्याल रखते हैं, यंग लगते हैं, एंड इट्स गुड, हेल्दी रहना चाहिए, व्हाई नॉट। बल्कि अब बहुत हो गया है, यू आर सो राइट, औरतें अपना ख्याल रख रही हैं, दे आर पेइंग अटेंशन। और ख्याल रखने से ही मुझे आ रहा है, व्हाट्स योर व्यू ऑन एस्थेटिक्स, क्या कहते हैं उसको, एस्थेटिक प्रोसीजर्स हो जाते हैं, कराते हैं, मुझे नहीं अच्छे लगते। मतलब आई वुड नेवर गो फॉर टेम्पटेशन नहीं होती? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों, जब आप सबके इतने परफेक्ट वो देख रही होती हैं, वो कर रही होती हैं, तो आपको नहीं होता कि मैं भी जाके ये करा लूं, वो करा लूं? हाँ, वो फेशियल है क्या, हाइड्रा वो सब मैं करवा लेती हूँ, बट मुझे वो आर्टिफिशियल फेस लगता है, वो नहीं लगता है कि अच्छा ओके यू हैव डन समथिंग ऑन योर फेस, जो एक नेचुरल है वो नहीं लगता, जो एक नेचुरल फेस है। आई थिंक आपको एक ग्रेस के साथ अपनी एज को लेके चलना चाहिए, तो क्योंकि आजकल तो मुझे लगता है यंग लड़कियां भी इतनी चीज़ें करा रही हैं कि बस आप देखते हैं तो आपको होता है अच्छा यार, टेम्पटेशन भी होती है, प्रेशर भी कभी कभी फील होता है कि ये भी करा लो वो भी करा लो। तो इसलिए मैं आपसे पूछी थी कि डू यू गो थ्रू द सेम फीलिंग्स के? दैट्स सो गुड, माशाल्लाह से। तो जैसे लग रहे हैं सबको, अगर देखना है देखें, नहीं देखना तो टीवी बंद कर दें। अच्छा ये बताएं, वापस आना कितना मुश्किल था? बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था, पता है हमारा काम ऐसा है बेचारे कि हमारा, हाँ ये है कि कैरेक्टर्स डिफरेंट हो जाते हैं, यू नो लाइक। इसलिए भी मैं कह रही थी कि पहले जब आप गई तब आप लीड पे कर रही थी, हाँ जी, हर कोई आगे पीछे फिर रहा होगा, अब जब वापस आई तो थोड़ा सा उतनी रिस्पेक्ट, उतना ही सब कुछ है, उतनी ही रिस्पेक्ट, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम सो ब्लेस्ड कि अभी भी जाते हैं तो सब बहुत केयर करते हैं, क्योंकि हमने अपनी जगह बना ली थी ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो आज तक है पहचान। या अगर कोई ऐसा, मैं माँ का भी कैरेक्टर करती हूँ तो मेरी कोशिश होती है कि मैं वो ना, बेटा उठ जाओ, खाना खा लो, कहाँ जा रहे हो, आ जाओ, बैठ जाओ, बातें कर लो वाला कैरेक्टर नहीं होता। हमेशा ऐसा कैरेक्टर होता है कि उसमें मेरा काम होता है, एक माँ का पूरा एक, मुझे उसमें भी बुरा नहीं लगता, मुझे नहीं लगता कि यार इट वाज टू अर्ली, क्योंकि मैं 2007 में आई हूँ वापस, तो आई वाज यंग, आई वाज नॉट वेरी ओल्ड, बट आई वाज मैरिड, तो हमारे यहाँ ना शादी हो गई, लेकिन अब जो मैं देख रही हूँ, अब देखिए ना बच्चियों की शादी हो रही है एंड देयर कमिंग बैक एंड अपनी जगह, लेकिन फॉरेन आप जब ब्रेक दे दें तो फिर उन्हें लगता है कि ओहो ये तो बहुत ही बड़ी हो गई। और आपका तो काफी लंबा, मेरा काफी लंबा 8 इयर्स का ब्रेक था। एग्जैक्टली, दैट्स, उसमें तो इंडस्ट्री भी कितना चेंज हो गई ना, चैनल्स इतने नए आ गए और सब कुछ हो गया, तो आपके लिए तो एक डेफिनेटली बड़ा चेंज था फॉर श्योर। अच्छा अभी आप यही बात आप करी थी ना, उसी से मुझे आया कि जो हम एज और फीलिंग्स की बात कर रहे थे, तो फिर बताएं इस वक्त मोहब्बत कैसे होती है, मोहब्बत में क्या जज्बात होते हैं और मोहब्बत कैसे एक्सप्रेस करते हैं? आप तो ऐसे बोले जैसे मैंने बड़े मोहब्बत वाले कारनामे अंजाम दिए, ऐसा कुछ नहीं। आपके हस्बैंड, आप इतनी तारीफ करी थी, तो व्हाट्स हिज लव लैंग्वेज, वो कैसे एक्सप्रेस करते हैं और आप कैसे रिस्पॉन्ड करती हैं, आप क्या करती हैं उनके लिए? पता है मौसम की जो चीज़ें हैं, और जैसे मैं अगर मौसम घर आते हैं तो मैं उनको एक बहुत वार्म वेलकम देती हूँ, अस्सलाम वालेकुम, तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। माशाल्लाह। उनके खाने का ख्याल रखना, उनका ख्याल रखना, तबीयत ख़राब होगी तो ज़्यादा ख्याल रखना, यही चीज़ें लगती हैं उनको अच्छी, और उन्हें लगता है, बस उन्हें लगता है कि मैं परफेक्ट वाइफ उनके लिए। आई थिंक हर मर्द को ये चीज़ें अच्छी लगती हैं, यू नो लाइक कि औरतों का थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है ना कि सारे दिन की वो अपने मसाइल लेके बोलती हैं आने दो, और फिर उसे सुनाएंगे कि ये हुआ है, तो अगर इससे अगर वो कहना भी चाहती हैं तो कहें, बट पहले एक वार्म वेलकम दें, ताकि उसका घर तो आने का दिल चाहे ना। घर आएगा तो फिर आप आगे बातें, फिर ग्रेजुअली आप आराम से जो भी आपको बोलना है बताना है बता दें, बट जब घर आए ना तो आप बहुत अच्छा वेलकम दें अपने हस्बैंड को। That's so nice. That's what I learned. नहीं, अच्छी बात है। देखिए वही ना, सिंपल चीज़ें वो बड़ी मीनिंगफुल हैं। वो छोटा सा एक चीज़ है जो आप कर ले तो उसका इम्पैक्ट कितना, आप जैसे बता रही हैं, मैं सोच रही हूँ तो मुझे लग रहा है कि आपने बड़ी अच्छी बात बताई है। वो क्या करते हैं आपके लिए? सब कुछ, छोटी छोटी चीज़ें। सरप्राइज किया कभी उन्होंने आपको? बहुत अच्छा, अक्सर उनका सरप्राइज ना पहले से पता चल जाता है आपको, और गलत भी हो जाते हैं। गलत हो जाता है? गलत कैसे हो जाता है? मतलब कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि मैं ये क्यों किया, लेकिन नहीं, मुझे तो बेचारे करते हैं तो वो हमेशा बोलता है मेरा सरप्राइज में हमेशा कुछ ना कुछ हो। जैसे हमें एग्जांपल बताएं। अब आई डोंट रिमेम्बर, लेकिन 2-3 बार ऐसा हो चुका है, लेकिन एक बार ऐसा हुआ था कि जब मैं आ रही थी, द सेम डे वाज माय बर्थडे, आई वाज ट्रैवलिंग बैक टू पाकिस्तान, एंड
व्हेन आई वेंट होम, सो मोहसिन ने पूरा घर सजाया हुआ था विद रोज पेटल्स, पेटल्स। सो इट वाज वेरी नाइस, ऑफ कोर्स इट वाज वेरी सरप्राइजिंग। एंड देन अभी कुछ अरसे पहले मेरी एनिवर्सरी पे भी इसी तरह मोहसिन ने किया, तो मोहसिन बहुत ज़्यादा सरप्राइज, सबसे बड़ा जो सरप्राइज होता है ना, मोहसिन भूल जाते हैं तो वो बड़ा उनका मसला है, तो वो मुझे बड़ा गुस्सा है, क्योंकि मेरे साथ बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, मैं सबकी बर्थडेज, एनिवर्सरीज, हर चीज़ याद रखूँ, आई हैव टू यू नो सेलिब्रेट, और मैं हर चीज़ को बड़ी इंपॉर्टेंस दूंगी ना, तो फिर मेरी एक्सपेक्टेशन भी हाई हो जाती है। यही बात होगी ना बच्चों वाली, की एक्सपेक्टेशंस हाई हो जाती हैं। तो अक्सर ये हुआ कि एक दफ़ा ये हुआ कि मैं आराम से मैं नमाज़ पढ़ी, ईशा हो गई, अच्छा मैंने नीचे जाकर छत पे मैं पढ़ रही थी नमाज जाके, तो मैंने जाकर देखा मोहसिन जा रहे हैं कहीं, मैं केक लाने जा रहे होंगे 12 बज के, और मेरी बेटी आई, मोहसिन अंकल कहाँ है, तो वो फ्लावर्स लेके आई, तो मैंने बोला पता नहीं, यू नो, फिर उसने शायद फौरन नीचे गया, उसने फोन किया, मम्मा की बर्थडे है, अब वो 12 बजे केक कहाँ से मिला, ढूंढ रहा, उसके बाद ना बहुत ही बुरा सा केक जो उसे जहाँ से भी मिला उसने ले आए ना, हैप्पी बर्थडे, और बिल्कुल यूँ करके ना कि बस याद था और मैं यही लेने गया था। मैंने केक काटा, मैंने बोला भूल गए थे ना, बोलते नहीं भूल गए थे, कोई यूँ चुप, मैं कोई केक नहीं खाएगा, केक काटा, आपने खूब नाराजगी दिखाई। फिर दूसरे दिन मैं शूट पे गई थी असल जब्बल का रोशनी करने, तो वहाँ पे उसने पूरा प्लान किया और मुझे बहुत अच्छी सरप्राइज बर्थडे दी। लेकिन हाँ, बस थोड़ा सा ये वाला मसला है। एनिवर्सरी पे भी हम लोग चले गए, खाने पे ले गई मेरे बच्चे, हम सब, और हम दोनों, हम सब, और एक कैमरा मैन ऊपर आ गया, मुझे मैं भी मिल के आया, तो ठीक 12 बजे, और हम लोग सब एक दूसरे की शक्ल देख रहे हैं, बोलते अरे ये केक कैसा, हमने बोला एनिवर्सरी है। तो इस तरह के भाई वो मारते थे, लेकिन अब बेचारा but then he does so है। many other things Yes, for you, a lot. and I think this is the beauty of a relationship, Yeah. जहाँ लोग perfect नहीं है but they make up for each other, you know. Exactly. Thank you so much. I had so much fun listening to these things, and I think इतना अच्छा लगता है जब हम ऐसी बातें शेयर करते हैं, बिकॉज जनरली लोगों के एक्सपीरियंसेस अच्छे नहीं होते हैं, तो जब आप ऐसी खूबसूरत बातें दिखाते हैं या बताते हैं तो उम्मीद आती है लोगों को, और आई थिंक लोगों को ये भी होता है कि अच्छा हम भी ऐसा कर सकते हैं। ठीक है यार, बर्थडे भूल गया तो इतना गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, जैसे आपने आपने भी दूसरे दिन उन्होंने अरेंज किया और सब कुछ वो हुआ, तो दैट वाज अ गुड थिंग। अब हम मोहरा की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, वो कैरेक्टर, उसमें क्या चैलेंज था, बिकॉज बड़ा पावरफुल कैरेक्टर है, एंड जैसे मैंने शुरू में भी कहा था, जहाँ मुझे वहाँ उन जो मदर, मुझे ऑनेस्टली उनका थोड़ा बिहेवियर टॉक्सिक लगता था, बट आई थॉट दैट वाज सच अ गुड वेकअप कॉल फॉर सो मेनी मदर्स कि अगर आप अपने बच्चों की चीज़ को इग्नोर करेंगी तो वो ज़्यादा नुकसान में चले जाएंगे। हाँ, लेकिन अभी पहले भी मैंने आपको जो ये बात बताई कि जो सिंगल मदर्स होती हैं उनकी एक्सपेक्टेशन बहुत हाई होती हैं, फिर वो अपने आप को बोलती हैं कि मैंने परफेक्ट अपने बच्चों को रेस किया है। प्रेशर भी होता होगा ये ना, बहुत प्रेशर होता है। फिर सिंगल मदर का अकेले रहना इतना आसान नहीं होता, फिर 2 बच्चियों को पालना, आपको पता है कि किस तरह एक सिंगल मदर 2 बेटियों, शायद 2 बेटों को रेस करना इतना उसके लिए मुश्किल ना हो जितना बेटियों को रेस करना। हर चीज़ पे नज़र रखना, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, कहाँ जा रही नहीं जा रही, ये होता है। चाहे हम भी आज के जो पेरेंट्स हैं, हमें भी आज भी हम अपने बच्चों पे नज़र रखते हैं कि बेटा कहाँ गए हो, अच्छा क्या हुआ था, यू नो, सो मेनी क्वेश्चंस। तो मोहरा की जो माँ है, मैं बहुत इमोशनल माँ है, और उसको वो ये समझती है कि उसने अपने बच्चों को जिस तरह रेस किया तो वो कोई ऐसा काम कर ही नहीं सकते। जो कुछ हुआ उसके लिए बहुत शॉकिंग था कि ऐसा कैसे हो सकता है उसकी लाइफ में, इसलिए वो इतनी इमोशनल है। और नेचुरली जिस तरह मैंने उस कैरेक्टर को किया है, शायद लोग बोलेंगे कि ओवर एक्ट किया है, बट मुझे लगता है कि इसी तरह एक्ट करेगी ऐसी माँ। मैंने उस चीज़ को जिस तरह फील किया, क्योंकि मैंने बहुत चीज़ों को अपनी लाइफ में फील किया है, तो मुझे लगा कि इसी तरह से वो फील करेगी। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, उसकी जो एक्सपेक्टेशंस अपनी बच्चियों से बहुत परफेक्शन पे है, वो सोच भी नहीं सकती थी, क्योंकि उसने तो भी सबसे बेस्ट किया ना, वो आगे से क्या हो गया उसको क्या पता था। अच्छा, दूसरी बात के देखें, हमें लगता है कि ऐसा ये जो कि औरत आई और बीच में उसने इस तरह कह दिया कि अरे ये तो वही है। अच्छा, हम एक ड्रामा देख रहे हैं, ठीक है ना, हम एक रियल लाइफ नहीं देख रहे हैं, हम एक ड्रामा देखें ना। आप कभी कभी रोते कि आप रो रहे हो घर पे, बोले क्या ड्रामा कर रहे हो यार, क्यों रो रहे हो, होता है ना। तो इसका मतलब है कि ड्रामे में इस तरह लड़कियां रोती हैं, औरतें रोती हैं,
तो ड्रामा है। आप उस सीन की बात करिए जहाँ डॉक्टर आके बोलती है हाँ कि इसकी शादी से अनुषा से कैसे करियो, ये तो लड़की प्रेग्नेंट है, उस वाले सीन की बात करिए। बिल्कुल। तो मैं यही कहूँगी कि बहुत चीज़ें लाइफ में जो होती हैं, हमने अभी शायद हम देखते भी हैं, पढ़ते भी हैं। देखिए आजकल शायद बहुत आसान है सब कुछ, लेकिन फिर भी छोटे छोटे बच्चे रेप्स हो रहे हैं ना। क्या नहीं हो रहा? हालांकि आई थिंक लाइफ अब जहाँ पहुँच चुकी है, थिंग्स आर वेरी इजी, लेकिन स्टिल ये चीज़ें हो रही हैं। बहुत बुरी बुरी चीज़ें हो रही हैं। तो हम ये बोलें कि नहीं अब ऐसा कहाँ होता है, नहीं होता है। इससे बहुत बुरा होता है, इससे बहुत बुरा होता है। और ऐसी बहुत लोग हैं, ऐसे बहुत जो आपका पर्दा नहीं रखना चाहते, जो यू नो दे डोंट केयर। हाँ, बिसाइड एवरीथिंग मैं ये बोलती हूँ जितने भी हमारे क्रिटिक्स हैं कि प्लीज ड्रामे की तरह देखें कि वो ड्रामा है, हर चीज एग्जैजरेट होगी। हम एक नॉर्मल रोते हैं, उससे ज्यादा और रोएंगे हम लोग, और इमोशनल करेंगे। मैंने उस पे कोई नहीं बोला, देखिए ना, मैंने परफॉर्मेंस पे कुछ नहीं बोला। आप देखिए एक परफॉर्मेंस की बात एक दफा भी नहीं बोला। इमोशनल जब होंगे तो बहुत कुछ वो तो देखिए, वो तो वैसे भी मुझे पता था कि ये थोड़ा सोप स्टाइल पे है, तो वो तो ये होगा ही होगा। बस वो डॉक्टर वाली बात जरा मुझे हजम नहीं हो रही थी, इसलिए मैंने कह दिया कि यार ये डॉक्टर कौन आगे पब्लिक में बोलेगा। बट आपकी बात भी है, आपको ये लगता है ना, लेकिन ऐसा होता है। और हमें जितने लोग देख रहे हैं उनमें से कोई ना कोई जरूर ये कमेंट जरूर करेंगे आप लोग के आपने ऐसी चीजें एक्सपीरियंस की अपनी लाइफ में, ताकि राबिया को पता चले कि ऐसे लोग मुंहफट होते हैं जो बहुत कुछ बोल जाते हैं। ठीक है, अल्लाह ना करे ऐसे किसी डॉक्टर से किसी को भी पाला पड़े जिनको ख्याल ही नहीं हो। तो मैं राबिया, वैसे एक बात है, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आप हमें बुलाते हैं क्योंकि लोग पहचानते हैं, तो आप राइटर को क्यों नहीं बुलाते? अरे हम सबको बुलाते हैं, डायरेक्टर को बुलाएंगे, उससे पूछे आपने क्या किया है। वेट करें, अभी आगे चलने दें। मोरा को हम सबको बुलाते हैं, हम डायरेक्टर को साथ भी बुला लेते हैं। बिल्कुल हम सबको माशाल्लाह को पूछें कि आपने क्यों किया है। लेकिन आजकल चीजें डिफरेंट है भाई, बहुत प्रेशर होता है। नहीं पूछती, मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं कहती हूँ यार अब पूछना चाहिए किसी को। वो तो देखिए एज अ क्रिटिक, एज अ रिव्यूअर जो होता है वो, ताकि पता चले कि कहाँ पे क्या चीज होती है, उनके ऊपर कहाँ से भी प्रेशर होता है। ठीक है, बस मुझे परमिशन मिल गई है नाज़ी की तरफ से मोहसिन साहब से तमाम सवालात करने के लिए। बिल्कुल करें, बुलाएं मेरे शौहर को। जिन्होंने ये डायरेक्ट किया है, तो आप बहुत तैयार हो जाए हमारी वो कहते हैं रेड हॉट सीट पे बैठने के लिए और सारे सवालात का जवाब देने के लिए। आपको बिल्कुल डेफिनेटली पता होगा क्योंकि आप ये काम करें कि बहुत मेहनत होती है। ऑफ कोर्स बहुत प्रेशर होता है। एक्टर्स तो फिर भी बहुत ईज में होते हैं, जो डायरेक्टर हैं हर चीज़ की बहुत प्रेशर होता है। और आजकल वो नहीं है कि डायरेक्टर हर चीज़ कर ले, आजकल चैनल्स और जो प्रोड्यूसर्स हैं उनकी आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर। मैं इसीलिए देखिए बिल्कुल आपकी बात 100% सही है। मैं तो कहती हूँ कि जिस कंडीशंस में आप लोग काम करते हो, कितना लंबा काम होता है, बाहर से इतना ग्लैमरस लगता है, लेकिन बहुत ख्वारी का काम है ये टेक वो टेक, बैठे में 2 घंटे सीन नहीं हुआ, कोई प्रोडक्शन की चीज़। मैं तो मुझे लगता है कि मेरे जहन में कहीं भी था ना एक्टिंग का, वो सब खत्म हो गया ख्वाब में का, ये मैं नहीं कर सकती भाई, इतनी मेहनत मैं नहीं कर सकती। लेकिन एंड इसीलिए जब हमारे मेहमान आते हैं तो आई रिस्पेक्ट देम अ लॉट एंड आई फील दैट हमें इज्जत दे रही है उन्होंने कि वो आए हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि बस ठीक है, जो समझ आ रही है वो पूछ लें, बिकॉज आई अंडरस्टैंड कि बहुत सी चीज़ें डिफ़िकल्ट होती हैं और हमारा व्यू उनके व्यू से डिफरेंट भी होता है। आई थिंक हर जॉनरा की एक व्यूअरशिप है। बिल्कुल। तो जैसे मैं और बात कर रहे थे कि एक ड्रामे की होगी, मोहरा की भी है, उस पर व्यूज़ देखें भाई, मैं जो भी बोलूँ व्यूअरशिप है उसकी ज़्यादा बिल्कुल ऐसे ही लोगों की है, क्योंकि जो हम जैसे लोग हैं जो अच्छे ड्रामों को पसंद करते हैं, जैसे खुशबू में बसे खत एक समझने वाला था, कितनी उस पे आई नहीं आई ना, इसलिए वो तो हम ड्रामा तो बनाते हैं अपने मैसेज के लिए ना, जिन्हें ये बात समझ में आ जाए, जो बैठ के देखें यूट्यूब पे, इस पे उस पे, ताकि हमें वी कैन मेक मोर मनी। हम क्या चैनल सही है, हम तो क्या बनाएंगे। तो आई थिंक वो आजकल चैनल भी जो कर रहे हैं वो इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि ये जो अच्छी चीज़ बनाएंगे वो इतना चल नहीं पाएगी, बजाय कि हम उन लोगों के लिए बनाएं जो ये चीज़ों को आसानी से समझ लें। लाइबा और तूबा के साथ काम करना कैसा था? बहुत अच्छा। लाइबा के साथ तो मेरा बहुत ये 3rd एक्सपीरियंस था। तूबा ने बहुत अच्छा काम किया, उसने जिस तरह से उसको गाइड करते गए और वो नज़र आया। बिल्कुल। और शी आई थिंक
बहुत अच्छा काम किया बहुत था, अच्छा काम किया। ब्रिलियंट। तो आप कुछ और अभी कर रही हैं, साइन किया हुआ है, ब्रेक ले रही हैं, क्या मैं कर अभी रही हैं? एक और जियो का ही प्रोजेक्ट कर रही हूँ, प्लस एक ग्रीन का प्रोजेक्ट कर रही हूँ इंशाल्लाह। ओके ओके, चलें, इसका मतलब है हम आपको दोबारा बहुत जल्दी देखेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, आप हमें सुना क्या रही हैं? बहुत ज़रा सा सुनाऊंगी। ठीक है। मुझे दिल से ना भुलाना, चाहे रोके ये ज़माना, तेरे बिन मेरा जीवन कुछ नहीं, तेरे बिन मेरा जीवन कुछ नहीं, कुछ नहीं। जब से देखा तुम्हें जिंदगी मिल गई, बिना मांगा सनम, और मांगू क्या खुदा से, क्या और मांगू दुआ, तेरे बिन मेरा जीवन कुछ नहीं, तेरे बिन मेरा जीवन कुछ नहीं, कुछ नहीं। वाओ, और वो गाया भी आपने नदीमा शबनम का पाकिस्तानी गाना, वाओ जबरदस्त। यस, आई एम सो थैंकफुल टू यू फॉर सिंगिंग अ पाकिस्तानी फिल्म का गाना, बिकॉज कितने कम लोग ये अटेम्प्ट करते हैं, इतना खूबसूरत आपने गाया। और मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि हम पाकिस्तानी फिल्मों के गानों को या पुराने गानों को जितना आगे ला सकते हैं वो लेकर आए। बहुत हसीन, और ये वाला तो बहुत मशहूर गाना है उनका। यस, आपका शुक्रिया बहुत बहुत टाइम निकाल के आने का और हमारे साथ इतनी खूबसूरत गुफ्तगू करने का। वी विश यू ऑल द बेस्ट। आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।